नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस चैनल में। आज हम चैप्टर नंबर 8 यानी कि इंडियन पॉलिटी की जो बुक है एम लक्ष्मीकांत, उसके चैप्टर नंबर 8 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को इस वीडियो में कवर करेंगे। और लास्ट वीडियो में हमने जो फंडामेंटल राइट्स था उसको कवर किया था, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हर ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें एक या दो क्वेश्चन फंडामेंटल राइट से नहीं पूछे जाते हों। आज उसकी जो आगे का चैप्टर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि बताते हैं कि क्या-क्या जो राज्य है, एक स्टेट की गवर्नमेंट है, जब वो अपनी पॉलिसीज़ वगैरह जब बना रहे होंगे, तो किन बातों को ध्यान में रखना है, उन सभी चीज़ों को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में रखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को किस भाग में रखा गया? तो पार्ट 4 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक है, जो कि किसके बारे में बताता है? डीपीएसपी के बारे में बताता है। अब ये फ्रेमर्स थे, हमारे जो निर्माता थे संविधान के, उन्होंने इस आइडिया को जो है वो इरिश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है 1937, यानी कि इरिश का संविधान जो 1937 में बनकर तैयार हो गया था, उससे इसको कॉपी किया है, ठीक है? जबकि फंडामेंटल राइट्स को कहाँ से लिया? अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो आपको दोनों ही याद रखने हैं। ये डीपीएसपी का जो कॉन्सेप्ट है वो किस लिया? एरिस के से। और जो एरिस का कॉन्स्टिट्यूशन था उसने इसको बेसिकली कहाँ से लिया था? स्पेनिश के कॉन्स्टिट्यूशन से। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो कि फाउंडिंग फादर कहे जाते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने बताया कि जो डीपीएसपी है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक नोवल फीचर है। नोवल फीचर क्यों है? क्योंकि ये इस कॉन्टेक्स्ट में कहा था इन्होंने कि ये जो एक राज्य जो होते हैं, स्टेट की गवर्नमेंट है या लोकल गवर्नमेंट्स है, उनको कहते हैं कि भाई जब आप कोई भी काम करोगे, मेन बात क्या है कि आपको चुना किसके लिए गया है? सर जनता की सेवा करने के लिए। तो जनता की सेवा करने के लिए आपको जब कभी भी कोई भी पॉलिसीज़ या लॉ बना रहे होंगे, तो इन निम्नलिखित चीज़ों को आपको ध्यान में रखा है। इसीलिए डीपीएसपी को क्या है कि नोवल फीचर कहा गया है। अब डायरेक्टिव जो प्रिंसिपल्स होते हैं अलोंग विद द फंडामेंटल राइट्स, यानी कि जब हम इन दोनों को ही जोड़ते हैं, तो इनको हमारे संविधान की फिलॉसफी कहा जा सकता है, कि ये हमें बताते हैं कि हमारा जो संविधान है वो किस फिलॉसफी पर बेस है, किन विचारों पर आधारित है। तो ये दोनों चीजें हैं वो क्लियरली इसके बारे में बताती हैं। तो ग्रेनविल जो ऑस्टिन है उन्होंने भी कहा है कि डीपीएसपी जो है वो क्या है? हमारी कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट दोनों ही मिलकर हमारे एक संविधान की एक सुचेतना बताते हैं, एक मेन पार्ट जो है उसके बारे में ये बात करते हैं। तो अलग-अलग जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, सबने अपने-अपने विचार हैं वो इस पर रखे थे। ना हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ जो फंडामेंट डीपीएसपी है, इनकी क्या-क्या फीचर्स हैं, इनकी विशेषताएँ क्या-क्या हैं। तो पहली बात, ये जो फेरास दिया हुआ है डीपीएसपी, इनको शॉर्ट में जो हम कहते हैं डीपी, 1 मिनट, डीपीएसपी, इसमें क्या है? ये बताता है कि आइडियल्स दैट द स्टेट शुड कीप इन माइंड व्हाइल फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड एनेक्टिंग लॉस, यानी कि जो राज्य हैं, अब यहाँ पर स्टेट की क्या डेफिनेशन है कि स्टेट कौन कहलाया जाएगा? तो हमने जो फंडामेंटल राइट्स की आर्टिकल नंबर 13 में जो पढ़ी थी, आर्टिकल नंबर शायद 13 ही है, जो कि हमें स्टेट की डेफिनेशन के बारे में बताता है। स्टेट डेफिनेशन का मतलब है कि या तो लोकल अथॉरिटीज है, या कोई पब्लिक कॉर्पोरेट है, ठीक है, या कंपनीज हैं, ये सभी स्टेट की कैटेगरीज में आ जाती हैं। तो इनके लिए इस संदर्भ में बताया था कि जब कभी भी ये पॉलिसीज वगैरह बना रहे होंगे, तो उन्हें अपने दिमाग में कुछ बातों को ध्यान में रखना है, ठीक है? तो वो कौन-सी बातें हैं? तो वही सब डीपीएसपी में बताई गई हैं। यानी कि आर्टिकल नंबर 36, टर्म स्टेट इन द पार्ट 4 हैज़ द सेम मीनिंग एज़ इन द पार्ट 3 डीलिंग विद द फंडामेंटल राइट्स, यानी कि सेम, कि जो हम अभी बात कर रहे हैं ना कि स्टेट आखिरकार है कौन? भाई लॉ जो बनाता है वो कौन बनाता है? कोई एक अथॉरिटी बनाएगी या कोई एक स्टेट बनाएगा? तो स्टेट की भी वही डेफिनिशन होगी जो हमने फंडामेंटल राइट्स में पढ़ी थी। तो और डीपीएसपी में ये स्टेट की डेफिनिशन कौन बताता है? आर्टिकल नंबर 36। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव जो ऑर्गन्स हैं किसके, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, स्टेट गवर्नमेंट के हो, या किसी भी लोकल अथॉरिटीज हों या पब्लिक अथॉरिटीज हों, उन सभी को स्टेट जो है वो लागू होती है। उन सभी के बारे में ये बात करती है। ना हम बात करते हैं नेक्स्ट फीचर्स की। तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, रिजेंबल द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इनुमरेटेड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी कि ये बेसिकली है तो है क्या? अभी जो हम इसकी विशेषताएं फीचर्स की बात कर रहे हैं, तो ये बताता है कि जो भारत का अधिनियम था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935, जिसका हम बताते हैं कि हमारा जो संविधान है उसका जो मेजर पार्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। तो उसमें उस समय पर जो भी निर्देश दिए गए थे, उन सभी को डीपीएसपी में रखा गया है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है? एक तरीके के इंस्ट्रूमेंट, एक निर्देश देते हैं, ठीक है? जो कि इश्यू किए जाते थे गवर्नर जनरल के द्वारा, ने गवर्नर जनरल या गवर्नर जो थे ब्रिटिश इंडिया के, उस दौरान जब ब्रिटिशर्स जब रूल कर रहे थे, तो उस दौरान जो भी आदेश जारी किए जाते थे गवर्नर जनरल और गवर्नर के द्वारा, तो वही सब
इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको डीपीएसपी में रखा गया है, ठीक है। तीसरा फीचर बात करता है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, इनमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब इनको अब बड़ी डिटेल में बताया गया है। जैसे इनको किसी भी तो इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल जो आधार पर इनको बाँटा गया है, ताकि एक लोकतांत्रिक जो स्टेट होता है, एक आज का एक लोकतांत्रिक स्टेट का मतलब क्या है कि जहाँ की एक ऐसा स्टेट जो अपने नागरिकों की एक सामाजिक, आर्थिक और जो राजनीतिक जो स्थिति है, उन तीनों के बारे में जो बात करे, उन तीनों का ध्यान रखे, तो उन्हीं चीज़ों को हम कहते हैं कि एक लोकतांत्रिक स्टेट है। कि जिसमें कि क्या है, लोगों के पास एक जस्टिस, न्याय हो, लिबर्टी, आज़ादी हो, समानता हो और भाईचारे की बात करता हो। हमारा उद्देश्य क्या है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेसिकली कुछ बातों पर डिपेंड करता है जो हमने विश्व के सभी संविधानों से सीखा है, ठीक है। तो उन्हीं सब चीज़ों को जैसे हमारे प्रियम्बल में बताया गया है कि प्रियम्बल में क्या बात करता है कि हमारी आज़ादी की, स्वतंत्रता की, अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति की आज़ादी या भाईचारे के बारे में बात करता है। तो हम मोटे तौर पर यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हमारा जो संविधान है वो एक वेलफेयर स्टेट की बात करता है। एक ऐसा स्टेट जो अपने नागरिकों की वेलफेयर के बारे में बात करता हो, ना कि एक पुलिस स्टेट, यानी कि ऐसा स्टेट जहाँ पर पुलिस का शासन हो, यानी लोगों के जो अधिकार हैं, ठीक है, उनकी आज़ादी है, वो सब दबाई जाती हो। ऐसे स्टेट के बारे में बात नहीं करता है। और तभी तो हमारा जो मेन उद्देश्य क्या है कि हमारा जो देश है, हमारा एक लोकतंत्र है, वो एक सामाजिक और आर्थिक जो लोकतंत्र है उसको स्थापित किया जा सके। ये कुछ ऐसी खासियत हैं जो हमारे डीपीएसपी में प्रोविजंस को जोड़ा गया है। चौथा फीचर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर नॉन जस्टिसिएबल इन द नेचर, यानी कि ये कैसे हैं, नॉट एंड दे आर नॉट लीगली एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट फॉर देयर वायलेशंस, यानी कि यहाँ हम कह सकते हैं कि जैसे हमने देखा था फंडामेंटल राइट्स के केस में कि फंडामेंटल राइट्स कैसा है कि वो कोर्ट के द्वारा उनको एनफोर्स किया जा सकता है, वो जस्टिसिएबल है कि यदि किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है तो कोर्ट जा सकता है, और कोर्ट जाने के बाद वो वहाँ मांग कर सकता है कि मेरे जो अधिकार हैं वो मुझे दिलाए जाएं। लेकिन डीपीएसपी के केस में ऐसा नहीं है। यदि ये जो बताते हैं कि अगर कोई भी स्टेट इन बातों को फॉलो करने में यदि वो फेल हो जाता है, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते कि भई हमारा जो डीपीएसपी में ये प्रोविज़न है और ये सरकार का कर्तव्य है, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है। इसीलिए कहा जाता है कि नॉट जस्टिसिएबल है, ठीक है? और ना ही इनके उल्लंघन पर कोर्ट के द्वारा ये लागू किए जाते हैं। अब अगर लागू नहीं किए जाते तो बेसिकली फिर इनको जोड़ा क्यों गया है? तो ये बेसिकली क्या है कि ये सिंपली ये स्टेट पर एक ज़िम्मेदारी लगाते हैं कि ऐसा नहीं है कि आपको हर समय ही अपनी ड्यूटी से अलग हट के रहना है। भई जो आपको जिस कारण से आपको अपॉइंट किया गया वो आपको करना है, ठीक है? और उन्हीं चीज़ों की याद दिलाता है डीपीएसपी। पाँचवाँ जो पॉइंट बताता है कि डीपीएसपी जो है वो ऑल्दो उनकी जस्ट नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर में, लेकिन ये हेल्प करते हैं कोर्ट को एग्जामिन और डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द लॉ, यानी कि हमारी जो संविधान, कोई भी ऐसे सपोज करो पार्लियामेंट ने कोई भी लॉ बनाया, तो भाई ये भी तो देखा जाएगा कि वो कितना हमारा संवैधानिक रूप से सही है, कि ऐसा तो नहीं है कि जो हमारी एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है, वो एक मनमाने तरीके से लॉ पे लॉ जो है वो बनाए जा रहे हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है। तो उनकी चेक करने के लिए भी ये आसानी करता है किसके लिए, कोर्ट के लिए। और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सी बार कहा भी है कि तो, और ये डिटरमाइन भी किया है कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ एनी लॉ इफ अ कोर्ट फाइंड दैट द लॉ इन क्वेश्चन सीक्स टू गिव इफेक्ट टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, यानी कि वही है कि जब कभी भी नीतिक निर्देशिक जो सिद्धांत हैं उनको लागू कराने के संबंध में यदि कोई भी लॉ वगैरह बनाया जाता है तो उसकी बाकायदा कोर्ट ने समीक्षा की है, ठीक है। एन आर्टिकल ये कह रहा है कि इट में कंसीडर सच लॉ टू बी रीजनेबल इन रिलेशन टू द आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 किसकी बात करता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। और आर्टिकल 19 इक्वालिटी सिक्स फ्रीडम की जो बात करता है कि यानी कि यदि कोई भी एक ऐसा डीपीएसपी, यानी कि जो नीति निर्देशक में दिया गया है और उसके संबंध में सरकार ने कोई भी लॉ बनाया है और वो लॉ हमारा आर्टिकल नंबर 14 और 19 को वायलेट करता है, तो ऐसे केस में हमारा जो कोर्ट है, हमारे न्यायालय है, उसको क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड घोषित कर दिया है। नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, यानी कि जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं, इनका हमने क्लासिफिकेशन किया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बात करें तो रियली जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें ऐसा कोई भी इनका वर्गीकरण नहीं किया गया है। अब आप सोचेंगे कि अगर वर्गीकरण नहीं किया गया तो हम इसको बेसिकली क्यों पढ़ रहे हैं? तो बेसिकली क्या है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है कुछ आइडियोलॉजीज पर बेस है। जैसे महात्मा गांधी जी हैं, गांधी जी की जो विचारधाराएँ थी उन पर बेस है। सोशलिज्म जो था एक साम्राज्यवाद, ठीक है? जो समाजवाद की बात करता है उस पर बेस है। लिबरल्स के आइडियल्स पर बेस है।
तो उन सभी के जो आइडियोलॉजीज़ को हमने एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए उनको डिवाइडेशन किया गया, ठीक है? लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ये एक प्रोविज़न है वो इनका ऐसे दे रखा है 36 से लेकर शुरू होता है और फिर 51 तक ये चलते हैं, ठीक है? तो सोशलिस्ट प्रिंसिपल यानी कि जो सोशलिस्ट की आइडियोलॉजी पर बेस्ड हैं, जो बताते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सभी चीज़ों का ध्यान रखा गया है। और सोशलिस्ट किस बात को ज़्यादा तवज्जो देते हैं? एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट स्टेट हो, जिनका मेन उद्देश्य क्या है कि सामाजिक और आर्थिक न्याय हो। यानी कि जो लोगों के बीच में कोई भी सामाजिक भेदभाव ना हो, आर्थिक स्थिति है वो इम्प्रूव हो, ऐसा नहीं हो कि एक पक्ष जो है वो उन उसको ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है या उसकी आर्थिक स्थिति जो है वो स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, जबकि एक दूसरी जो पोर्शन है हमारी सोसाइटी का, वो पिछड़ता जा रहा है। तो यही बात करते हैं कि सभी का समान जो है वो विकास होना चाहिए। अब कौन-कौन से आर्टिकल हैं? जैसे आर्टिकल नंबर 38। आर्टिकल नंबर 38 क्या बताता है? ये बताता है कि सरकार जो है उसको प्रमोट करना है क्या? वेलफेयर ऑफ द पीपल व्हाइल एंश्योरिंग अ सोशल ऑर्डर परमिटेड बाय जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एंड टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम स्टेटस फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पर सीधा कहा गया है कि आर्टिकल नंबर 38 कहता है कि जो राज्य है उस राज्य का एक कर्तव्य है कि वो लोगों के वेलफेयर के लिए, ठीक है, उनकी भलाई के लिए, उनकी स्थिति को सुधारने के लिए कुछ कदम उठाएगा। और वो किसके संबंध में होगी? जैसे उनकी सामाजिक है, आर्थिक स्थिति या राजनीतिक स्थिति, यानी कि इन तीनों ही पॉइंट्स पे उसे न्याय मिले। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी होगी कि जो उनकी इनकम है, इनकम में जो इनइक्वालिटीज़ है ना, असमानता है, उसको कम करना, लोगों का जो स्टेटस है, वो उसको सामान्य करना है, ज़्यादा से ज़्यादा उनको अवसर प्रोवाइड करना। ये जो है कुछ स्टेट्स की ड्यूटी है। नेक्स्ट आर्टिकल में ये बात करता है आर्टिकल नंबर 39। आर्टिकल नंबर 39 में कुछ सब क्लॉज़ेस हैं, जैसे सभी नागरिक हैं, उनके लिए पर्याप्त साधन हो जीने के। अब पर्याप्त साधन में क्या होता है? जीने के पर्याप्त साधन में क्या होगा? रोटी, कपड़ा, मकान। और इन सभी चीज़ों के लिए मेन इम्पोर्टेंट क्या है? पैसा। और पैसा कब आएगा? जब उनको प्रॉपर तरीके से एक रोज़गार मिलेगा। तो ये सरकार की ज़िम्मेदारी है सब चीज़ सुनिश्चित कराना। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी फॉर अ कॉमन गुड, यानी कि समान सभी समुदाय में, मतलब हमारी सोसाइटी है, तो जो हमारे पास संसाधन है, रिसोर्सेज है, उनका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है। ऐसा नहीं हो कि किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को ज़्यादा दे दिया गया जबकि दूसरे तक वो रिसोर्सेज पहुंच ही नहीं रहे हैं। तो ये सरकार की एक ड्यूटी है कि वो सभी का समान वितरण कराएगा संसाधनों का। और कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो वेल्थ है, यानी कि जो संपत्ति है, उसको एक जगह कंसंट्रेट होने से रोकेगी सरकार, ठीक है? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वुमेन, यानी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखो। और ये बात करता है 39। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा आर्टिकल जो है वो महिलाएं हों चाहे पुरुषों के लिए समान काम के समान वेतन की बात करता है। तो वह आर्टिकल नंबर 39 का क्लॉज नंबर डी। नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन ऑफ द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर्स एंड चिल्ड्रन अगेंस्ट द फोर्सिबल, यानी कि सरकार का ये कर्तव्य है कि जो एक बंधुआ मजदूरी होती है या जबरदस्ती जो काम कराया जाता है उसको रोके, उनकी जांच करे, ठीक है? और बच्चों की स्वास्थ्य डेवलपमेंट के लिए उन्हें अवसर प्रोवाइड कराएँ, यानी कि जो न्यूट्रिशन लेवल है, ये भी बढ़ाया जाए और इसके लिए विशेष ध्यान रखेगी सरकार। नेक्स्ट बात करता है 39 से, ये बाद में जोड़ा गया था। टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर, यानी कि जो गरीब और बेसहारा लोग हैं या हमारे समाज के जो पिछड़े वर्ग हैं, जिनके पास इतने संसाधन नहीं है, पैसे नहीं है कि यदि कोई भी अन्याय उनके साथ होता है, तो वो जुडिशियल कोर्ट के दरवाजे तक पहुँच सकें। तो उनके लिए कानूनी सहायता है वो फ्री में प्रोवाइड कराई जाएगी। और इसके लिए बाकायदा एक प्रोसेस है, जैसे हम कहते हैं कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, जो नलसा जो एक्ट है ना, एक्ट ये पास किया गया था। इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक ये एक अथॉरिटीज़ बनाई गई हैं, एक कमेटीज़ हैं, जो बेसिकली फ्री लीग जो है वो लीगल एडवाइस जो है वो प्रोवाइड कराती हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 41। आर्टिकल नंबर 41 बात करता है राइट टू वर्क, यानी काम का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, पब्लिक की असिस्टेंट किएगी इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेरोजगारी के संबंध में सरकार जो है उनको तरह-तरह की जो रोजगार के अवसर आपने देखे होंगे, योजनाएँ चलाई जाती हैं, ठीक है? तो उस तरीके से ये सब चीज़ें जो है वो सुनिश्चित कराएगी। आर्टिकल नंबर 41 बात करता है। आर्टिकल नंबर 42 बात करता है कि टू मेक प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, यानी कि एक जो मानव की एक स्थिति है कामकाज के संबंध में, उसके संबंध में भी क्या है, सरकार जो है वो नियम वगैरह बनाएगी। आर्टिकल नंबर 42। 43 और 43 ए दोनों ही जो बात करते हैं वो बात करते हैं कि लिविंग वेज की, यानी कि एक सिक्योर कराना लिविंग वेज। लिविंग वेज और अभी हमने पढ़ा था हमने कि एक लिविंग एक जीवन जीने के लिए चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो लिविंग वेज का मतलब यहाँ पर इतना है कि ऐसा रोजगार सरकार जो है वो प्रोवाइड कराएगी जिससे कि एक व्यक्ति उस रोजगार के माध्यम से अपना जीवन यापन जो है वो कर सके, यानी कि जो भी ज़रूरतें हैं वो उसको पूरा कर सके।
ताकि एक अपनी एक सही जीवन जो है, एक लाइफ जो है वो जी सके। 43 ये कहता है कि जो सिक्योर कराएगा पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज, यानी कि सरकार की जो सरकारी या प्राइवेट कारखाने से जो उद्योग हैं, उनका जो मैनेजमेंट है, उनमें भी जो वर्कर्स की भागीदारी होनी चाहिए। भाई इसको बाद में जोड़ा गया है, इसको जोड़ने की देखो ये और एक आर्टिकल नंबर था 39 ए जो हमने ऊपर पढ़ा था। तो इनको जोड़ने के पीछे उद्देश्य क्या है? देखो इसका है कि जो वर्कर्स होते हैं, वर्कर्स की एक्चुअल में क्या कंडीशन है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो उनसे ज़्यादा बेटर अच्छी तरीके से कोई नहीं जान सकता। यानी एक बंदा जो ऑफ़िस में बैठा हुआ है, उसे केवल कामकाज फ़ाइलों की, ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी, लेकिन फ़ील्ड के बारे में जो वहाँ के वर्कर्स हैं, उनके पास बेटर नॉलेज है, वो ज़्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं। तो इसीलिए बताया गया है कि मैनेजमेंट में भी उनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, ताकि जो एक्चुअल में जो प्रॉब्लम है ना, उसको सॉल्व किया जा सके। तो ये सभी चीज़ें जो है वो बात करते हैं हमारे यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट आर्टिकल है इस कैटेगरी का सोशलिस्ट का, टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, यानी कि जो लोक व्यवस्था है, लोक स्वास्थ्य यानी कि जनता की जो एक स्वास्थ्य जो होता है उसके संबंध में भी कुछ कदम उठाए जाएंगे। और जो न्यूट्रिशन लेवल है, जैसे देखा ना हमने कि रूरल का और अर्बन का दोनों का न्यूट्रिशन लेवल अलग है, यानी कैलोरी जो इंटेक्स की जाती है वो अलग है, ठीक है? तो उस हिसाब से उनका जो अगर स्वस्थ देखो शरीर सही है अगर एक व्यक्ति का, तो वो उसके पास एक एफिशिएंसी होती है कि वो ज़्यादा काम कर सकता है, ठीक है? तो अगर न्यूट्रिशन लेवल ही अगर उसको डाउन है, तो वो नहीं करेगा और इससे क्या है कि बीमार होने के बाद भी क्या है सरकारी जो खर्चे हैं फिर भी बढ़ जाते हैं। तो सरकार को जो है वो कोशिश करनी होगी कि इन सब चीज़ों पर वो ध्यान रखें। ना हम बात करते हैं गांधी जी के प्रिंसिपल हैं, यानी कि ऐसे कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको जोड़ा गया है, जो कि हमारी गांधी जी की आइडियोलॉजीज़ पर जो बेस्ड थे, गांधी जी की विचारधारा। और गांधी जी की विचारधारा कैसी थी कि रिकंस्ट्रक्शन इनंशिएटेड बाय द गांधी ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट, यानी कि देखो आपने अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है और हिस्ट्री की अगर थोड़ी बहुत भी नॉलेज है, तो एक चीज तो क्लियर है कि आपको पता है कि गांधी जी के जो आंदोलन चलते थे, वो मूवमेंट होते थे, वो इस तरीके से था, एस टी एस, यानी कि स्ट्रगल, ट्रूथ, फिर स्ट्रगल। अब इससे क्या पता लगता है कि उन्होंने पहले उन्हें पता थी कि किसी भी व्यक्ति के पास एक लिमिटेड एनर्जी होती है और वो लिमिटेड एनर्जी कुछ ही समय तक उसका वो यूज़ कर सकता है। जैसे अगर वो आंदोलन चलाते और वो ये कहते कि जब से वो आए इंडिया में 1915 में और 1917 में जब उन्होंने चालू किया था अपना पहला जो आंदोलन, अगर वो चाहते तो कहते कि भाई नहीं, मैं 1917 से मैंने जब से ये चालू किया है और जब तक खत्म नहीं हो जाता, यानी कि भारत को मैं आज़ादी नहीं दिला देता 1947 तक, मैं लगातार जो है वो अपना आंदोलन चलाऊंगा। तो उन्हें पता थी कि लोग भी थक जाएंगे, जो आज एक बहुत ज़्यादा जोश से हैं वो कल को नहीं होंगे, उनका मोरल डाउन हो जाएगा। तो इसीलिए उनको एक उद्देश्य रहता है कि अभी जो हमने मूवमेंट चलाया है, वो कुछ समय तक चलाएंगे, उसके बाद कुछ समय के लिए हमें आराम करने देंगे। उस समय में क्या है कि हम जो है रिकंस्ट्रक्शन काम करेंगे, यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे, उनकी जो पॉलिसीज़ है, उनके बारे में, जो पीपल्स हैं, भारत के लोग हैं, उनके बारे में बताएँगे और उनको कैसे बॉयकॉट करना है, उनकी चीज़ों के बारे में। तो ये सब जो काम जो है, वो उस समय पर किया करते थे। तो वही सब जो विचार हैं गांधी जी के, इनमें जोड़ा गया है। तो गांधी जी का आर्टिकल नंबर 40 क्या बात करता है कि पहले तो विलेज पंचायत है, उनको ऑर्गेनाइज़ कराना है और इन्हें वो सभी पावर्स और अथॉरिटी दी जाएगी ताकि ये अपना एक काम जो है, वो सही तरीके से बिल्कुल फ्रीली कर सकें। तो जो पंचायत का जो हम देखते हैं ना आजकल, हमारा जो म्युनिसिपैलिटी और जो पंचायत का कॉन्सेप्ट है, वो बेसिकली गांधी जी की विचारधारा उससे लिया गया था। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 43 जो बात करता है कि कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में, ताकि जो ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हैं उनके पास अपने एक रोजगार के अवसर होंगे, उन्हें शहर या दूसरे बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि उनके पास अपना काम होगा। और जब वो काम है तो वो अपने अच्छे तरीके से उसमें अपनी जो है वो इनकम वगैरह जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन ऑटोनोमस फंक्शनिंग डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, यानी कि जो सहकारी समिति है, इसको भी बाद में ही जोड़ा गया है, ठीक है। ये पॉइंट जो है 43 बी का, इसको बाद में जोड़ा गया था। यानी कि जो सहकारी जो समितियां हैं, सहकारी समिति जो मेरा ये टैब जो है वो चल नहीं रहा है, सहकारी जो समिति है उनको भी बनाया जाएगा, ठीक है। और उन्हें प्रॉपर तरीके से फ्री किया जाएगा ताकि वो अपना जो मैनेजमेंट है, वर्किंग है, वो अपने आप फ्रीली कर सकें। नेक्स्ट आर्टिकल आर्टिकल नंबर 46 जो बात करता है कि इसकी जो एससी है, एसटी हैं और ओबीसीज जो हैं, हमारी सोसाइटी के जो अदर बैकवर्ड सेक्शंस जो हैं, उनको एजुकेशन जो है वो प्रमोट कराना है। यानी कि उन लोगों के पास इतने संसाधन नहीं है कि वो जो शिक्षा वगैरह ले पाएँ। लेकिन शिक्षा होना सभी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप शिक्षित हो तो आपको पता होगी कि हमारे क्या अधिकार हैं
और जब आपको अपने अधिकारों के बारे में बात पता है, तो आप कभी भी कोई सरकार हो या किसी के भी सामने जो है वो आराम से बात कर सकते हैं। तो इसीलिए कहा है कि एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आर्टिकल नंबर 47 जो है वो बात करता है टू प्रोहिबिट द कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक एंड ड्रग्स व्हिच आर इंजूरियस टू हेल्थ।